नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लॉग पे। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल क्षारक और लवण। इंग्लिश में हम इसको कैसे पढ़ते हैं? इंग्लिश में इनको बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। HSSC में काफ़ी बार देखा गया है कि अम्ल क्षारक से क्वेश्चन आते हैं। कलरक का जो 2016 में HSSC ने एग्जाम लिया था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इसके आए थे अम्ल क्षारक से। और दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अम्ल क्षारक की गुट्टी पिला दूंगा ऐसी, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया ना छोड़ोगे नहीं। ऐसी गुट्टी पिला दूंगा, पानी में मिला के यूं गिलास गटक मार जाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एसिड, बेसिस और साल्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसिड, बेसिस और साल्ट क्या होते हैं। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी धातु है, कोई भी केमिकल है, कुछ भी है ना, वो तीन ही चीज़ें हो सकती हैं उसकी। मानी या तो अम्ल होगा या क्षारक होगा या वो लवण होगा। एसिड, बेस और साल्ट में से ही सारे केमिकल, सारी चीज़ें होती हैं। समझ रहे हो? जैसे कोई भी आप पी रहे हैं, कोई दवाई खा रहे हैं, वो एसिड होगी या बेस होगी। ठीक है, कोई भी फूड आप ले रहे हैं, एसिड होगा, बेस होगा। कोई भी चीज़ है, पानी हो गया, कुछ भी हो गया। समझ रहे हो? तो एसिड, बेस और एसिड, बेस और लवण, इनको पहचानने की कैसे पहचानते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड को। एसिड यानी कि अम्ल। ऐसी केमिकल इक्वेशंस जिनके पास H+ आयन होगा, हाइड्रोजन होगा, जिनके पास हाइड्रोजन आपको दिखता है वो क्या है? अम्ल है। जैसे कि HCl। ठीक है, H2SO4। ठीक है, इस तरह के क्या होते हैं? हमारे एसिड होते हैं। और इनका और हम कैसे पहचानते हैं? अगर ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया और किन्नू हो गया। ये सारे क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो यानी कि क्या होते हैं? इनमें अम्ल होते हैं। ठीक है, ये अम्लीय नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। समझ गए? दूसरी बात आप पकड़ लेते हैं बेस की। बेस क्या होता है? बेस के अंदर जिस तरह इसमें H+ आयन था, उसमें OH नेगेटिव आयन होता है। OH नेगेटिव कहीं भी आपको दिख गया तो मतलब समझ लीजिए वो बेस है। इनकी पहचान क्या है? ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे, बिटर इन नेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें हम समझा HCl, इसमें समझ लो NaOH। जहां आपको OH दिख गया यानी कि क्या वो बेस है। जहां आपको H दिख गया यानी कि वो एसिड है। HSSC कैसे पूछ सकता है? उसने पूछ लिया कि कोई X एलिमेंट है, ठीक है, और वो एक क्रिया के बाद ऐसे बन जाता है। क्या बन गया? एक अभिक्रिया होने के बाद वो ये बन गया। X एलिमेंट ने किसी चीज के साथ या किसी खास तापमान पे रिएक्शन की और वो HX बन गया। उसके साथ क्या जुड़ गया? कि H जुड़ गया। ये बताइए एसिड है, बेस है या साल्ट है? तो जब हमको H दिख रहा है तो क्या है? ये एसिड है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अगर एलिमेंट X ने, यहां लिख देता हूं, अगर एलिमेंट X ने किसी खास टेम्परेचर या किसी खास रासायनिक के साथ रिएक्शन करके XOH बना लिया तो अभी इसकी नेचर कैसी होगी? OH ऐड होने की वजह से हो गया बेसिक, यानी कि क्षारीय नेचर का हो गया, ये क्षारक हो गया ये। ठीक है, हमको जहां भी OH दिख गया वो क्षारक है, जहां भी H दिख गया वो अम्ल है।
ये इसकी खास पहचान है मोटी मोटी, ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को। ये था इसका थोड़ा सा एसिड बेस का ओवरव्यू कि एसिड को कैसे पहचानते हैं और बेस को कैसे पहचानते हैं, क्षारक को कैसे पहचानते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इसमें कि एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षारक जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या रिजल्ट निकालेंगे, यानी कि अम्ल ने जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करी तो रिजल्ट क्या आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। अम्ल क्या होता है? बेसिकली उसके साथ आपको H+ दिखेगा, जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा था, और उसके साथ कोई X एलिमेंट जुड़ा होगा, ठीक है। और क्षारक क्या होता है? इसके साथ Y एलिमेंट होगा और OH इसके साथ दिखेगा। ये बताता है हमको H कि ये एसिड है और ये OH बताता है हमको ये एक क्षारक है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो X और Y जो था ये साथ मिलके एक एलिमेंट बना लेगा XY, ठीक है, और प्लस में एक ऐसी H2O। अब जो XY बना है नया, इससे हमें क्या दिखता है? ये ना तो अम्ल है ना ही क्षारक है, ना तो इसमें H+ आयन है ना OH नेगेटिव आयन है। तो ये क्या है? यह एक लवण है, यानी कि एक साल्ट है। समझ पा रहे हो? ना H+ आयन है ना OH नेगेटिव आयन है, तो क्या एक साल्ट है, ठीक है। इसी तरह क्या करता है ये, हम इसको क्या समझ सकते हैं कि एसिड यानी कि अम्ल और बेस, अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर का निर्माण करते हैं, यानी कि पानी का निर्माण एसिड और बेस मिलके करते हैं। हमने एसिड को समझ लिया, अम्ल को और बेसिस को यानी कि क्षारकों को समझ लिया कि एसिड और बेस क्या होते हैं। अभी हम समझते हैं कि वो कितने, उनकी पावर क्या होती है। क्या वो उनकी कोई पावर भी होती है? क्या प्रबल भी होते हैं, दुर्बल भी होते हैं? हाँ, वो पावर भी उनकी कुछ होती है। वो इन नेचर पावरफुल भी हो सकते हैं और इन नेचर वो कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो समझिए, इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए, जैसे एक नींबू हमने लिया, अगर वो सड़ गल गया तो शायद उसका pH यानी कि वो ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगा। और इसका स्केल है, एक पावर का भी एक स्केल है। उस स्केल को हम लिखते हैं कैसे? स्मॉल p एंड कैपिटल H। pH वैल्यू, उसकी pH वैल्यू में बताती है कि वो कितना पावरफुल है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इस pH को कि ये pH क्या है। pH बेसिकली एक स्केल है, एक स्केल है। मैं स्केल बना देता हूँ, स्केल टाइप, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है तो उसके लिए सॉरी। एक स्केल है, ठीक है। इधर लिखा होता है बिल्कुल 0 और यहाँ लिखा होता है 14, ठीक है। एक स्केल बना दिया 0 से 14 का, और इसके बिल्कुल बीच में लाई करता है क्या? 7, ठीक है। तो 14 और 0 के बीच में 7 ही आएगा। अगर अम्ल, कोई अम्ल इस स्केल पे रीडिंग देता है, इस तरफ अम्लों की रीडिंग होती है 0 से 7 तक, और जितनी रीडिंग 0 की तरफ आती जाएगी अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाएगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा वो अम्ल होगा। जितनी वैल्यू उसकी 0 की तरफ हो गई, जितनी कम हो गई। और एक क्षारक जिसकी वैल्यू 14 की तरफ बढ़ेगी तो क्षारक की प्रबलता बढ़ती जाएगी। यहाँ से और यहाँ तक जो ये एरिया है और जो ये एरिया है 5 से 7 और 7 से 9 वाला, ये वाला 7 से 9 वाला जो एरिया है ये कहलाता है हमें दुर्बल यानी कि कमज़ोर क्षारक। समझ रहे हो? और ये वाला एरिया कहलाता है कमज़ोर यानी कि दुर्बल अम्ल, ठीक है। कमज़ोर अम्ल और दुर्बल क्षारक, समझ रहे हो? और आगे आप बढ़ते जाओगे तो इनकी प्रबलता बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जो HCl होता है उसकी लगभग यहाँ पे इधर वैल्यू आके टिकती है 0 के आसपास, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो। हमने pH वैल्यू को तो पढ़ लिया, लेकिन pH वैल्यू को निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए हमारे पास pH पेपर आता है। क्या आता है? pH
पेपर, पीएच पेपर। पीएच पेपर क्या करता है? ये पीएच पेपर क्या करता है, इसको आप किसी भी सॉल्यूशन में डुबाओगे। जब सॉल्यूशन में आपने इसको डुबो दिया तो सॉल्यूशन में डुबोने के बाद ये पीएच पेपर है, इसके ऊपर एक तरह का खास कलर आ जाएगा। और जो स्केल होता है ना, ये स्केल होता है, आप इंटरनेट से इसकी एक इमेज डाउनलोड कर लेना, ये कलरफुल आएगा, इधर रेड रेड होगा और इधर ब्लूइश होगा ये, ठीक है। तो ऐसे कलर होता है इसके ऊपर। जब पीएच पेपर को किसी सॉल्यूशन में डुबाया जाएगा तो वो पीएच पेपर उस पर एक कलर देगा, और वो कलर जहां भी इस पीएच पेपर के कलर से मैच करेगा, जिस भी वैल्यू पे मैच करेगा, मान लीजिए फुल रेड आ गया तो फुल रेड 0 पे होता है, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू वो है जहां पे उसका कलर मैच किया। तो ऐसे आप किसी के भी पीएच को निकालते हैं। अभी आप समझते हैं कि हमारी डेली लाइफ में इस पीएच का कितना रोल है, क्या रोल प्ले करता है पीएच हमारी डेली लाइफ में। हमारा हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग करते हैं। तो कई बार किसान क्या सोचता है, उसके साथ क्या समस्या आती है कि वो अच्छी क्वालिटी के बीज डालता है, सब कुछ उसने अब टाइम से पानी दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी फसल का आउटपुट वैसा नहीं आया। तो उसमें भी पीएच का रोल हो सकता है। कैसे? जब वर्षा हुई, जब खेत में वर्षा हुई, बारिश हुई, इंद्र महाराज ने जब बारिश की, तो उस बारिश से जो पानी गिरा, उस पानी का पीएच मान कितना था, उसकी पीएच वैल्यू क्या थी? अगर पीएच वैल्यू एसिडिक होगी यानी कि वर्षा अम्लीय होगी, ठीक है। अगर 5.6 से कम हो जाए बारिश की वैल्यू, पीएच वैल्यू 5.6 से अगर कम होगी पीएच वैल्यू बारिश की, तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ऐसी वर्षा होगी तो जो हमारे तालाब होते हैं, उनकी मछलियां, मेंढक, उनका जीवन भी कठिन हो जाता है, वो मरने लगते हैं उस केस में। और खेतों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि वहाँ की फसलें बर्बाद होने लगती हैं। तो कभी भी अगर आप खेती करते हो, आपके परिवार में कोई खेती करता है, तो अपने खेत की, मिट्टी की पीएच वैल्यू की जांच जरूर करवाएं, ठीक है। एक अच्छे लैब में उसको टेस्ट करवाएं और उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है एचएसएससी में। एचएसएससी में क्वेश्चन पहले भी आया था, शायद स्टाफ नर्स के पेपर में आया था 2016 में, जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था एचएसएससी ने लिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब बारिश की वैल्यू, पीएच वैल्यू 5.6 से कम आ जाएगी तो ऐसी बारिश को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की पीएच वैल्यू कितनी होती है? पाचन तंत्र की पीएच वैल्यू, पाचन तंत्र का अपने को पता है कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जनरेट होता है, हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, यानी कि जठर रस, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू लगभग 2.2 होती है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, 2.2 इसकी पीएच वैल्यू होती है। सामान्यतः ये वैल्यू 1.5 से 3.5 तक लाई करती है, और आमतौर पे 2.2 तक ये नापी जाती है। इससे अगला है, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने काटा है? मधुमक्खी काट जाती है, आंखों पे मधुमक्खी कहाँ अटैक करती है? देखो, कभी भी जब आपके ऊपर मधुमक्खी ने अटैक किया हुआ ना, तो उसका प्राइमरी फोकस होता है कि वो इंसान की या किसी भी अगले जिसके ऊपर उसने मतलब उससे असुरक्षा उसे फील होती है ना, तो मधुमक्खी कहाँ, उसकी आंखों पे अटैक करती है। क्योंकि मधुमक्खी अगले की जान तो नहीं ले सकती, लेकिन मधुमक्खी उसको ऐसा कर देती कि उसको दिखे ना, अगर वो दिखेगा नहीं तो अपने आप भटकता भटकता फिरेगा और कहीं जाके गिर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। उसकी ऐसी थ्योरी है पीछे। ये मधुमक्खी सीधा आंखों पे अटैक करती है, ये बात ध्यान रखने की है, क्या पता आपको कहीं काम आए, ठीक है। मधुमक्खी ने जो आपको डंक मारा होगा कभी, या कोई कांटा लग गया हो, ठीक है, वहां भी क्या काम करता है, ये पीएच काम करता है। उस मधुमक्खी में या किसी कांटे में भी क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। और उस एसिड को हम क्या बोलते हैं? उस एसिड को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड, और इसका पीएच मान है 4.5 से 5.5 तक, ठीक है। 4.5 से 5.5 तक इसका पीएच मान रहता है, 4.5 टू 5.5 ये इसका पीएच वैल्यू रहता है मधुमक्खी के डंक का, या कोई भी कांटा आपको लग गया हो, कांटा लग जाता है फिर उसके अंदर रेसा हो जाएगा, ठीक है, वो आपको दुखी करेगा काफ़ी दिन तक, तो उसको कुछ कुछ करके आपको डॉक्टर से दवाई लेके ठीक होना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं, जब मधुमक्खी काट जाती है तो हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया वो लेके आ, कोई लोहे की चीज़ लेके आ, या कोई भी मेटल ले आ, उसको घिसाते हैं, जैसे हाथ पे काटेगी तो ऐसे हाथ पे घिसाएंगे, चिमटा घिसाएंगे, ठीक है, चिमटा घिसा देते हैं। तो चिमटा का क्या रूल है, जो क्या होती है, क्या धातु होती है ना, जो धातु होती है वो इन नेचर बेसिक होती है, यानी कि क्षारीय नेचर की होती है धातु, क्षारक होता है एक धातु, ठीक है। कोई भी धातु कैसी होती है, क्षारक होती है। HSSC पूछ लेके धातु अम्ल होती है क्षारक होती है, तो धातु क्षारक होती है। मधुमक्खी ने हमारी बॉडी के अंदर अम्ल डाल दिया, हम क्या करते हैं उसके ऊपर क्षारक धातु को घिसते हैं, तो वो अम्लीय प्रभाव को कम कर देती है या कई बार खत्म ही कर देती है, और वो सूजन नहीं पकड़ता, ठीक है। तो धातुएं क्या होती हैं, क्षारक होती हैं। अच्छा, इसको एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, घरों में हमने देखा हुआ कि जो हमारी पानी लेके आती हैं जो हमारी महिलाएं, और वो टोकनी होती है, टोकनी बोलते हैं हमारे हरियाणा में, तो टोकनी पे जब एक हरे हरे रंग की परत सी चढ़ जाती है, तो उसको जब साफ किससे करते हैं आप, उसको साफ करने के लिए क्या आप यूज करते हैं, उसको साफ करने के लिए आप यूज करते हैं नींबू, ठीक है। तो नींबू क्यों यूज करते हैं, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है ना, यानी कि वो क्या होता है, एसिड होता है, और हमारी धातुएं कैसी हैं, बेसी होती हैं, यानी कि क्षारक होती हैं। तो एसिड बेस साथ में रिएक्शन करेगा, पानी निकाल देगा, और जो उसके ऊपर जो परत जमी थी, यानी कि वो किसकी परत थी, वो धात्विक ऑक्साइड था, धात्विक ऑक्साइड था। धात्विक ऑक्साइड को वो हटा देती है, और नीचे की ओरिजिनल धातु अपने ओरिजिनल कलर में आ जाती है, टोकनी एकदम से चमकने लगती है। कभी ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देखना, या अपने घर की महिलाओं से बात पूछना ये कि टोकनी को कैसे साफ करते हैं, वो आपको यही बताएंगी। हमने थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा है, अभी हम पढ़ते हैं हमारे ब्लड को, हमारे रक्त को, यानी कि खून, रक्त काफ़ी नाम है इसके, ठीक है, बोल देते हैं आप। इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान होता है 7.7। किस तरफ चला गया ये क्षारक की तरफ चला गया, क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है, बहुत ही कमजोर क्षारक है। कैसा क्षारक है, बहुत ही कमजोर क्षारक है, ठीक है। और 7 वैल्यू किसकी होती है, जो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर, उसकी वैल्यू पूरी 7 होती है, प्योर वाटर। ऐसा नहीं कि आप जैसे नहर में से पानी भरा और उसकी पीएच वैल्यू टेस्ट करने लगे 7 आ जाएगी, नहीं आएगी। मैं यहाँ बात प्योर वाटर कर रहा हूँ, किसकी, H2O की। अच्छा, H2O की एक खास बात हो रहा है, जब प्योर वाटर होगा ना, जब आप प्योर वाटर में से करंट पास करने की ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि करंट को पास करने के लिए हमें किसी पॉजिटिव आयन की ज़रूरत होती है, ठीक है, पॉजिटिव आयन की जरूरत होती है हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है, उसको कैरी कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इससे एक बात और समझते हैं कि जो एसिड्स होते हैं ना वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं H+, ठीक है, ये बात यहाँ से नहीं समझी, पहले पढ़ी थी अपन ने। और जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पास हो जाएगी, और बेसिक सॉल्यूशन में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने की ट्राई करेंगे तो वो नहीं होगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, यहाँ से नहीं होगी, ठीक है। ये बात सोच लो, सॉरी समझ लो और लिख लो इसको। अभी बोर्ड पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये आया था HSSC की क्लर्क वाली परीक्षा में जो 2016 में हुई थी। ये क्या पूछता है, टमाटर में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इनमें से सही ऑप्शन जो है वो सिट्रिक अम्ल है, जो पाया जाता है टमाटर में, ठीक है। जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है, वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा सिरका जो होता है, सिरका, इसको हम चाउमीन वगैरह बनाने में यूज करते हैं ना, वो सिरका, ठीक है। टार्टरिक कहाँ पाया जाता है, टार्टरिक पाया जाता है फलों में, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, ठीक है, किन्नू हो गया, इनमें क्या पता है, टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। सिट्रिक होगा टमाटर में, और जो फॉर्मिक अम्ल है
ये हमारा कहाँ होता है, ये हमारा होता है एंट में, ठीक है। एंट यानी कि जैसे कोई एंट जो होती है ना मधुमक्खी होगी उसमें पाया जाता है, ठीक है। या कोई मानते जैसे कोई कांटा हो गया, ठीक है। बेसिकली ऐसी चीज़ों में जो छोटी चुभने वाली चीज़ होती है ना उनमें ये फर्मी कमल पाया जाता है, ठीक है। अपन ने चारों समझे, इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी आया हुआ है आगे भी आ सकता है। दोस्तों आपको कैसे पढ़ना पसंद है, आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़नी पसंद है या मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करवाऊँ कि जो क्वेश्चंस आएंगे जिनकी पॉसिबिलिटी है, या आप थ्योरी करना पसंद करोगे? मैं तो चाहता हूँ कि आप थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसको कर पाओ, ठीक है। मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा दूं और सारे क्वेश्चन उसी में से आ दें, कोई भी टीचर करवा दे, पॉसिबल नहीं है। मेरा तो मानना ही है कि आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी अगर आपने समझ ली, उसके बेसिक आइडिया को समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, आपको कितना भी घुमा के पूछ लेगा तो आप कर पाओगे। एक ही क्वेश्चन मैंने करवा दिया और वही क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना कि आपको थ्योरी ही पढ़नी है, ठीक है, या फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। मैं वैसे ही कराऊंगा आपको, आपके कंफर्ट के हिसाब से, आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। इससे अगला जो टॉपिक है वो है लवण परिवार। लवण यानी कि साल्ट। साल्ट क्या होते हैं? साल्ट हमने पीछे आइडिया देखा था कि जो एसिड नहीं होते बेस नहीं होते, या एसिड और बेस की रिएक्शन से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो साल्ट होता है, ठीक है। जो आम साल्ट हम जिसको समझते हैं, जो नमक घर में यूज करते हैं, वो क्या है? NaCl, ठीक है। Na क्या है, Cl क्या है? ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड हम इसको बोलते हैं NaCl। इसके अंदर जो Na है पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन जो वो नेगेटिव आयन होता है, ये आयनिक रिएक्शन करके क्या बनते हैं? NaCl प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। NaCl हमारा साधारण नमक होता है, साधारण नमक जो हम घर में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा लवण होता है। और कुछ और लवणों की हम बात करेंगे, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को एग्जामिनर पूछता है, इसीलिए हम विरंजक चूर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। विरंजक चूर्ण का यूज समझ लें क्या है? विरंजक चूर्ण का यूज है, मांड समझते हो? मांड क्या होती है? मांड, कपड़ों में जो मांड भरी जाती है, नए कपड़े जब मार्केट से लेके आते हैं तो उनमें मांड भरी होती है, ठीक है। यानी कि वो थोड़े से यूं चिपचिपा सा होता है, उसको डायरेक्टली पहन नहीं पाते, धोना पड़ता है, फिर उसके अंदर से कुछ मांड सी निकलती है धोने से, तो वो क्या होता है? विरंजक चूर्ण ही होता है बेसिकली, ठीक है। और इसका एक यूज और है, उसके थोड़ी देर बाद बताऊंगा उसको, क्यों समझ नहीं पाओगे जब तक मैं इसको आगे नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरी चीज़ों के साथ इसका यूज होता है, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? CaOCl2, ठीक है। समझ लीजिए बात को, Ca कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। ये है CaOCl2, ये इसका केमिकल फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पूछ सकता है एग्जामिनर के विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या है? CaOCl2। दिस इज इंपॉर्टेंट, आई मार्क हियर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ते हैं क्या है? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? वो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ क्यों है ये? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। जब चूना की प्रोसेस होती है ना, चूना को बनाने के लिए, उसको बीच में बुझा देते हैं, उसकी बर्निंग प्रोसेस को रोक देते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो बर्न नहीं हो पाती, ऑक्सीजन के साथ ही रह जाती है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसके यूज क्या होते हैं? बिना बुझे चूने को ऑक्सीडेशन एजेंट के तौर पे कई रिएक्शंस में यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एजेंट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली हम जब क्लास लेंगे उसमें इसको समझेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं, ये बिना बुझा हुआ चूना था, तो जो बुझा हुआ चूना होता है वो क्या होता है? CaOH2, ठीक है, CaOH2। और ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसका यूज क्या होता है?
ये मेनली यूज होता है हमारा कहाँ पे, घरों में सफ़ेदी करने के, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कली, सफ़ेदी कली, जो पुताई करने का काम आता है ना, ये होता है CaOH2। अभी अपन देखते हैं आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जाने वाला किस पे पूछता है, बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा है तो बेकिंग, लेकिन ये वास्तव में किंग है। ठीक है, कैसे याद करते हैं, ये किंग है, बेकिंग नहीं है, ये किंग है। इसका फार्मूला क्या है, NaHCO3। Na क्या है, सोडियम है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे, देखो एक एक चीज़ समझते हैं। Na क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन, C क्या है, कार्बन, O क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, समझ लीजिए बात को। जो CO3 होता है वो क्या होता है, हमारा कार्बोनेट होता है। H क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। Na क्या है, सोडियम है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, इसको हम बेसिकली क्या ही बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा के यूज़ क्या है, नंबर पहला जो इसका यूज है वो है खाना बनाने में। खाना बनाने में इसका यूज है। खाना कैसे बनाने में, इसको अगर जल्दी बनाना है, खाने को ये जल्दी पका देता है। ठीक है, जो केक होता है, केक को फुलाने में, ठीक है, डबल रोटी को फुलाना है, वो डबल रोटी को फुलाता है क्या, कौन बना फुलाता है, बेकिंग सोडा। हम कभी बाहर का खाना खा लेते हैं, उसमें वो लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। हमारे खाने की आदत नहीं है बेकिंग सोडा। हम नॉर्मल फूड में, यानी कि जो गर्म खाना बनाते हैं, उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करते तो हमारी बॉडी इसको ले नहीं पाती और हमें पेट दर्द, यानी कि पेट खराब हमारा हो जाता है। ठीक है, और क्या यूज होता है बेकिंग सोडा का, एक तो खाना बनाने में हो गया। ठीक है, नंबर 2 यूज हो गया उसका केक को उससे ऊपर उठाने में। तीसरा इसका जो यूज है वो क्या है कि इसको काफ़ी बार एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है। एंटासिड का मतलब क्या है, वो एसिड का एंटी है। जैसा कि हमको पता है जो हमारा स्टमक है वो किस नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय उसकी प्रवृत्ति है। उसकी रेंज 1.5 से 3.5 रहती है, कि 1.5 से 3.5 तक उसका पीएच मान रहेगा। जब ये पीएच मान 1.5 के करीब पहुंच जाता है या उससे नीचे पहुंच जाता है तो हमें क्या होता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, हमें एसिडिटी फील होने लगती है। तो फिर हम क्या खाते हैं, कुछ खाते हैं, कोई दवाई खाते हैं। ठीक है, उस दवाई में क्या होता है, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक एंटासिड है जो हमारे स्टमक के पीएच मान को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसे न्यूट्रल करने का काम करता है। ठीक है, तो दूसरा सोडा है वो क्या है, दोहने का सोडा। दोहने का सोडा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, NaCO3 10H2O। ठीक है, NaCO3 10H2O। दोहने का सोडा बनाने की प्रक्रिया है, क्या करते हैं हम, NaHCO3 यानी कि हम बेकिंग सोडा की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ है, बिना बुझे हुए चूने के साथ। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, देखो रिएक्शन करेगा। ठीक है, जो हमारा ये H है वो निकल के कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Ca इसके साथ OH2। ठीक है, और आगे हमारे पास क्या बचेगा, NaCO3। ठीक है, NaCO3 ये बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास कैसे बना है इसको समझ लीजिए। ये हमारा प्रोसेस है धोने का सोडा बनाने की। किससे बनता है ये, बेकिंग सोडा से ही। बेकिंग सोडा के साथ किसकी रिएक्शन कराई हमने, बिना बुझे हुए चूने की। ठीक है, इसका यूज ऐसे ही होता है। ये हमने छोड़ दिया था कि एक चीज़ इसका और है, बाद में बताऊंगा। जब तक आपने इसको नहीं पढ़ा था तो हम इसको बता नहीं सकता था। अब मैंने इसको बता दिया कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड का क्या यूज होता है। ठीक है, इससे अगली जो चीज़ है जो एग्जामिनर काफ़ी बार पूछता है वो क्या है, POP। ठीक है, POP क्या होता है, POP घरों में हमने देखा है कि डिजाइन करने का काम आती है। छत पे डिजाइन हम करवाते हैं POP से। ठीक है, छत में डिजाइन क्या होता है, घरों में डिजाइन के काम आती है, डिजाइन के काम आती है। दूसरा काम क्या आती है,
ये जब प्लास्टर करते हैं ना, डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर, ठीक है, कौन करता है, डॉक्टर प्लास्टर करते हैं, डॉक्टर इसी का प्लास्टर करते हैं। और कहाँ काम आती है, मूर्तियाँ बनाने में काम आती है, मूर्तियाँ बनाने में काम आती है, ठीक है। ये बेसिक से पीओपी से आप समझ सकते हो कि और कहाँ काम आ सकती है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला हम समझेंगे, इसकी बनाने की प्रोसेस हम समझेंगे। एग्जामिनर पूछ लेता है कि पीओपी किससे बनी है, कैसे बनी है, उसको कैसे बनाया जाता है, क्या उसका केमिकल फार्मूला है। CuSO4 क्या है, ये होता है जिप्सम, ठीक है, ये क्या होता है, जिप्सम, CuSO4। और इसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं। जिप्सम के अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं। सॉरी। जब हमने इसको रिएक्ट किया, किसी के साथ रिएक्ट किया, किसी के साथ नहीं किया, बस हमने क्या किया, इसका जो टेम्परेचर था वो कर दिया हमने 373 केल्विन, 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम को जब गर्म किया गया तो क्या हुआ, CuSO4 के साथ सिर्फ आधा H2O रह गया और जो 1.5 H2O था वो निकल गया। कहाँ निकल गया, अलग हो गया। और जो ये हमारे पास बचा है जिप्सम का कुछ बचा हुआ ऐसा, इसको हम बोलते हैं पीओपी, ठीक है। ये पीओपी का फॉर्मेशन ऐसे है। तो पीओपी के अंदर कौन सी धातु होती है, जिप्सम होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी आया था HSSC क्लर्क 2016 में, 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारा पीओपी है उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। तो उसके अंदर धातु जो पाई जाती है वो जिप्सम है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि हम मान केल्विन में, साइंटिफिक मान केल्विन क्यों होता है, ठीक है। अगर ये भी पूछ लेगा कि केल्विन ही क्यों होता है, हम डिग्री सेल्सियस में इसको क्यों यूज नहीं करते। कभी आपने सोचा है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या है। हमने फ्रीज में चीज़ों को ठंडा किया है, बहुत ठंडा किया है, फ्रीजर में फुल बर्फ जमाई है, लेकिन लोएस्ट टेम्परेचर जो हमने नोट किया आज तक वो कितना है, वो है -273.20 समथिंग डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -273। आमतौर पे हम इसको पॉइंट हटा के -273 डिग्री सेल्सियस ही पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक लेवल पे हमको माइनस वाली वैल्यू ना लेनी पड़े, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, इस टेम्परेचर को मान लिया 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे होंगे तो वहां का कितना होगा, 273 केल्विन होगा, ठीक है। जब हम 373 केल्विन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 100 सेल्सियस की बात कर रहे हैं, और ये 273 क्यों लिया गया, ये इसलिए लिया गया कि -273 डिग्री सेल्सियस जो था वो लोवेस्ट टेम्परेचर हमने साइंटिफिकली पाया था, ठीक है। इससे ही मिलता जुलता जो अगला टॉपिक है वो क्या है, एक होता है हमारा हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल, और दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर की क्या पहचान है, कई बार आपने नोट किया होगा कि आप नहाए और जब नहा रहे थे तो जो साबुन के जाग थे वो अच्छे से नहीं बने, ठीक है। वो जो साबुन फट सी गई, फट जाती है, यूँ दाने दाने से फैल जाएंगे तो फट जाती है साबुन हार्ड वाटर में, ये इसकी आम पहचान है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, ये साबुन अच्छे से जाग पैदा करता है, ठीक है। हार्ड वाटर बेसिकली जो हमारा ग्राउंड वाटर है ना वो हार्ड वाटर ही होता है आमतौर पे। 99% हार्ड वाटर कहाँ निकलता है, जमीन से निकलता है। और जो नहरी पानी होता है वो आमतौर पे सॉफ्ट वाटर होता है, सारा ही नहीं होता। क्या पता किसी ने रास्ते में उसमें समरसेबल का पानी मिला दिया हो तो वो सॉफ्ट वाटर कहाँ से रहा। आमतौर पे जो नदियों का पानी होता है ना वो क्या होता है, वो सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। ये हार्ड वाटर हार्ड क्यों होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के अनसोल्यूबल साल्ट होते हैं, इसमें ये मिले रहते हैं, इसके कारण इसकी हार्डनेस हो जाती है, ये हार्ड हो जाता है। इसकी और क्या पहचान है, जब हम पतीले में पानी गर्म करते हैं, ठीक है, हार्ड वाटर गर्म करने पे क्या होता है कि उस हार्ड वाटर में से कुछ एक लेयर निकल के सफ़ेद सफ़ेद निकल के वो इस सरफेस पे चिपक जाती है, जो हमारा
कंटेनर होता है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं उसके सतह पे चिपक जाएगा। और ये क्या होता है, इसके नुकसान क्या हैं? नंबर 1, ये हीट को कंडक्ट नहीं करता। अब जो टेम्परेचर नीचे से आ रहा है ना, वो उसको कंडक्ट नहीं कर पा रहा, पानी अच्छे से गर्म नहीं हो रहा। किसके कारण? जो स्लग इस पे आ गया है, ठीक है, जो स्लग इस पे आ गया है उसके कारण पानी गर्म नहीं हो पा रहा। और ये किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के अनसोल्यूबल साल्ट के कारण होता है ये, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये पूछा गया था स्टाफ नर्स 2016 में, स्टाफ नर्स 2016 में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए, अच्छा कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।